हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस की इक्वेशंस कैसे होती हैं वेरियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस की कंडीशंस क्या है, आइडियल गैस को किसी भी गैस को आइडियल गैस मानने के लिए कंडीशन क्या है, मीन्स अजम्पशन क्या क्या कंसीडर किए और किस किस कंडीशन पे हमने आइडियल गैस माना है। दूसरा हम पढ़ेंगे हीट इंटरेक्शन के बारे में। हीट इंटरेक्शन से हमारी जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्लियर है ना। अभी तक हमने वर्क इंटरेक्शन देख लिया है, उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। जिसने ये लेक्चर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार पिछले लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, जो भी लोग नया चैनल में जुड़े एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सको, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर सको। क्लियर है इतना। दूसरा एक कैंपेन चल रहा था, कैंपेन ये था कंट्रीब्यूशन करने के लिए, जो भी जिससे कंट्रीब्यूशन बनता है वो एक बार अपने एंड से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान करने की कोशिश कर सकूं मैं। क्लियर है ना। बोर्ड बहुत छोटा पड़ जा रहा है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सब के लिए थोड़ा सा क्या है, फाइनेंस का भी बजट ख़राब चल रहा है आजकल, 2-3 महीने से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो ज़रूर, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो जोड़नी है वो थोड़े की उसके लिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंट्रीब्यूट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जिससे बनता है वो कर सकता है, जितना बनता है वो कर सकता है। क्लियर है ना, इतना ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक। और रही बात मुझसे जुड़ने की, जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे आप जाके कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को एक बार क्या कर लो, ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिलते रहें। दूसरा, आपको वहाँ पे PDF वगैरह नोट्स के मिलते रहेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाया करेगा आपको नोट्स के PDF मिल जाया करेंगे और क्वेश्चन वगैरह के भी PDF में मैं बनाना स्टार्ट करूँगा तो वो भी आपको मिलता रहेगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। हम पढ़ने वाले आइडियल गैस की कंडीशंस क्या है, आइडियल गैस कब देखते हैं, अजम्पशन क्या क्या होते हैं, उसके बाद आइडियल गैस की इक्वेशंस फॉर वेरियस प्रोसेसेस। इधर देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस, कोई भी गैस को आइडियल गैस कब बोलते हैं, अजम्पशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अजम्पशन क्या क्या अजम्पशन माने, मीन्स पहला अजम्पशन ये है कि गैसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो हम नेग्लेक्टेड मान के चलते हैं। क्लियर है ना, वो क्या है, नेग्लेक्टेड है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेड, गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेड। बहुत बढ़िया। दूसरा, जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया है, गैस के मॉलिक्यूल्स ने जहाँ जहाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कम होता है कंटेनर के वॉल्यूम से। ये भी क्या एक अजम्पशन है। दूसरा, सेकंड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस should be less than द कंटेनर वॉल्यूम। कंटेनर वॉल्यूम पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में, 1-2 बार ऐसे पूछा हुआ है SSC JEE और इंजीनियरिंग सर्विस के ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि क्या अजम्पशन माने हैं आइडियल गैस के लिए। इतना क्लियर है। दूसरा, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है आइडियल गैस के लिए, फेवरेबल कंडीशन भी पूछता है। फेवरेबल कंडीशन इधर देखते रहना, मीन्स किस कंडीशन पे आइडियल गैस क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो यहाँ पे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो क्रिटिकल प्रेशर होता है गैस का, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये पॉइंट याद रखने, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत अच्छे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किसको आइडियल गैस मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में कब हम आइडियल गैस कंसीडर करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडियल गैस कंसीडर करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि द सबस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
द सब्सटेंस which is generally exist in the form of gas will be considered as an ideal gas. For example ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, और कोई गैस हुई, अदर गैसेस एक्सेट्रा। इनको क्या मानना है? आइडियल गैस मानना है। अगर नहीं देता है क्वेश्चन में तो क्लियर है, दे देता है, मेंशन कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, वेपर जो होते हैं, वेपर आर कंसीडर्ड एज आइडियल गैस ऑलवेज। क्लियर है? तो वेपर की जहाँ पे बात हो रही होगी वहाँ पे आइडियल गैस की इक्वेशन हम डायरेक्टली लगा देंगे। ठीक है। तीसरा, स्टीम की बात करेगा। स्टीम विल नेवर बी कंसीडर्ड एज आइडियल गैस। विल नेवर बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस। कभी नहीं कंसीडर करना है स्टीम को। क्लियर है ना? अब ये वेपर और स्टीम होती क्या है, तो इधर देख लो। वेपर और स्टीम को कैसे डिफाइन करते हैं, यहीं पे डेफिनेशन लिख लो। वेपर, तो वेपर क्या है? इट इज द अनदर नेम ऑफ गैस। इट इज द अनदर नेम ऑफ गैस विच इज अबाउट टू कंडेंस। जो कंडेंस होने वाली है जिस पॉइंट पे, उसी को हम बोल देते हैं गैस। ऐसी गैस का दूसरा नाम जो वहाँ पे कंडेंस होने वाला है, उसी को हम बोल देते हैं क्या? वेपर। विच इज अबाउट टू कंडेंस। कंडेंस का मतलब सब जानते हैं, मीन्स गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं, फेज चेंज होता है, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर है ना? कंडेंस। दूसरा, स्टीम क्या है? स्टीम भी क्या है? गैस का दूसरा नाम है। इज अनदर नेम ऑफ गैस प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, उसी को हम बोल देते हैं प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या इतना क्लियर है? तो ये तो था हमारे बेसिक पॉइंट थे आइडियल गैस से रिलेटेड, सबको क्लियर हो गए होंगे। दूसरा, आइडियल गैस की इक्वेशन हमें लिखनी है वेरियस प्रोसेसेस के लिए। इधर देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस फॉर वेरियस प्रोसेसेस। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जितनी प्रोसेस हमने पढ़ी हैं उनके लिए आइडियल गैस की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, इधर देखना। हम जानते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन, कॉमन जो इक्वेशन होती है सब जानते हैं, क्या होती है? PV इक्वल टू MRT। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको PV अपॉन T इक्वल टू MR लिखता हूँ, तो ये दोनों टर्म तो क्या कांस्टेंट है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ PV अपॉन T इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। बहुत अच्छे। अगर मैं 1 और 2 पॉइंट के लिए अलग अलग लिखना चाहता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। इसे डिफरेंट प्रोसेस में कैसे लगाना है, लो। पहली प्रोसेस, सबसे पहली प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेसेस के लिए लिखना है। तो क्या हम जानते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। लो, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बहुत अच्छे। और अगर ये P1 इक्वल टू P2 है तो यहाँ से P1 P2 को चीर दो। क्या मैं लिख सकता हूँ? ये आ जाएगा टर्म V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। हम डायरेक्टली ये टर्म यूज कर सकते हैं किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। V1 V2 का जो रेशियो है वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर है। वॉल्यूम का जो रेशियो 1/2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर के रेशियो के बराबर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ किस प्रोसेस की? आइसोकोरिक प्रोसेस।
इधर देखते रहना। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, बहुत अच्छे। और V1 इक्वल टू V2 तो V1 कैंसिल आउट यहाँ से, तो क्या मैं प्रेशर का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। क्या मैं लिख सकता हूँ इस प्रोसेस के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन P1/P2 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, T1/T2, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दो प्रोसेस के लिए देख लिया। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसको मिटा दूँ, इधर देखते रहना। थर्ड वन, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अंधा भी जानता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, बहुत अच्छे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मीन्स T1 इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया, बहुत बढ़िया। T1 T2 कैंसिल आउट, क्या बचा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बहुत बढ़िया। क्या मैं P1/P2 इक्वल टू V2/V1 लिख सकता हूँ। ये आ गई हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। अब मैं बात करूंगा एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हम रिलेशन डायरेक्टली यूज करते रहते हैं न्यूमेरिकल्स में। वो कहाँ से आ रहे हैं आज देखने को पता चलेगा कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, इधर देखते रहना। इसको मिटा दो सबको। अब हम बात करेंगे आइडियल गैस की, फिर बात करेंगे किसकी, पॉलीट्रॉपिक की। ये हमारी किसकी, एडियाबैटिक। चौथी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस देखते रहना, मजा आने वाला है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत अच्छे। और हम ये भी जानते हैं, अभी देखा है आइडियल गैस से, अगर हमने देखा है आइडियल गैस कि PV/T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। क्या मैं वॉल्यूम इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ CT/P, टेम्परेचर को इधर ले गया, प्रेशर को डिवाइड कर दिया। इस कांस्टेंट को हटाना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। कितना क्लियर है। और इस टर्म को अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, इसमें देखो, इसमें यूज किया तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर, वॉल्यूम की जगह मैं टेम्परेचर अपॉन प्रेशर की पावर गामा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल टू क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। क्या क्लियर है। अगर मैं 1 पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, 1 और 2 के लिए अलग अलग लिखते हैं, तो मैं लिख दूँ P1 T1/P1 की पावर गामा इक्वल टू P2 T2/P2 की पावर गामा। क्या इतना क्लियर सबको, क्या मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये P1 इसके नीचे चल रहा है, चलने दो। क्या मैं, अगर मैं P1 ये लिख लो, T1 की P1 इंटू T1 की पावर गामा अपॉन P1 की पावर गामा, क्लियर है ना। इसको मैं P1 को नीचे ले जाऊँगा तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अच्छे, कितना क्लियर है। P1 को नीचे ले गए तो ये P1 की पावर -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ T2 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर गामा -1, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मुझे टेम्परेचर और प्रेशर का रेशियो चेक करना है। लो, क्या मैं T2/T1 लिखना चाहता हूँ, T2/T1 की पावर गामा आ जाएगा। देखो, इसको इधर ले गए तो दोनों की पावर गामा चल रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा ऊपर, P2/P1 की पावर, सेम पावर चल रही, गामा -1। इस गामा को हटाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर क्या, गामा -1 अपॉन गामा, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये किस किस के लिए वैलिड है, अजम्पशन क्या है, एक तो आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस, और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। मीन्स अगर आइडियल गैस दे रखी है तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस भी दे रखी है तब भी हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे, एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया। अब बोलेगा सर मैं तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन पता करना चाहता हूँ, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को मैं अब रिलेट कर दूँ किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इधर देखना, अगर मैं किसका रिलेशन निकालना चाहते हैं कि सर मैं तो यहाँ से ये लिखना चाहता हूँ PV/T इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम को एलिमिनेट ना करके प्रेशर को एलिमिनेट करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 मान लूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट चल रहा है, तो प्रेशर की जगह मैं लिख दूँ T अपॉन वॉल्यूम इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत अच्छे। क्या मैं ये इसको ऊपर ले जाऊँगा तो गामा -1 हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं T इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। अलग अलग लिख लो, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, बहुत बढ़िया। अगर मैं लिखना चाहता हूँ T1/T2 इक्वल टू क्या, ये V2/V1
की पावर गामा -1 हो जाएगा। और ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ, और एक रिलेशन आ गया हमारा किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। इन दोनों को यूज कर सकते हैं इन कंडीशन के लिए। क्या इतना क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में। मैंने बता दिया कहाँ से आ रहे हैं। हम आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस से निकाल सकते हैं। सिमिलरली, अब निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली क्या मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और आइडियल गैस से भी ये निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इधर देखो, लो मिटा दो इसको। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे, उसके लिए आइडियल गैस की इक्वेशंस क्या होती है। मींस अगर मैं बात करना चाहता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर का रेशियो, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब हम स्टीम मतलब पावर प्लांट पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी डायग्राम पढ़ते हैं, तो प्रोसेस बोलता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तब वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 2 3 नॉन होंगी, एक निकालनी पड़ेगी। तो इन्हीं रिलेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, डेरिवेशंस भी सॉल्व करते हैं, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टार मार्क कर लेना। क्लियर है ना? बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। मैं सिमिलरली लिखूंगा, दोबारा इन सेम चीज़ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या फील नहीं होगा? पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस होती है, फिफ्थ प्रोसेस कौन सी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो क्या होती है सब जानते हैं कि सर अगर मैं PV की पावर n इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। और आइडियल गैस की बात करता हूँ, इफ आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अभी हमने देखा था सेम रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी एडियाबैटिक के लिए किया था। मीन्स n की जगह गामा की जगह n रिप्लेस हो जाएगा बस। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब भी कुछ नहीं होता है तो क्या कर सकोगे ज़िंदगी में? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सिमिलर होगा जैसे एडियाबैटिक के लिए किया है। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि सर जो T2/T1 का रेशियो होगा वो क्या होगा, P2/P1 की पावर n-1/n, गामा को n से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूँ T2/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2 की पावर n-1। बहुत अच्छे। और ये जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देता है, तब हम ये डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। और ये किसके लिए, अजम्पशन क्या है इसका, फॉर आइडियल गैस की बात करें तब लगा देंगे हम, एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्या इतना क्लियर है? तो ये तो था हमारा आइडियल गैस की इक्वेशन फॉर ऑल द प्रोसेसेस के लिए हमने निकाल ली है। क्या इतना क्लियर है? फॉर ऑल द प्रोसेसेस के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन हमने निकाल ली है। अब हम चेक करेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है। हीट इंटरेक्शन को अब हमें समझना है कि हीट इंटरेक्शन क्या चीज़ है, वहाँ से स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। तो अब हम देखेंगे हीट इंटरेक्शन। हमने अभी तक वर्क इंटरेक्शन देख लिया, सबको क्लियर है? वर्क इंटरेक्शन के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब हीट इंटरेक्शन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन की वैल्यू क्या होगी। मींस हीट एडेड कितना होगा, हीट रिजेक्टेड कितना होगा। क्लियर है ना? कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, सब के लिए हीट एडिशन या फिर हीट रिजेक्शन देखना है, जिसे हम हीट इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है हमको हीट इंटरेक्शन समझना। तो उम्मीद करता हूँ वर्क इंटरेक्शन में किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोसेस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, प्रोसेस को ड्रॉ करना भी देख लिया था, रिप्रेजेंटेशन क्या था। अब हम बात करेंगे हीट इंटरेक्शन, जो हमारा एनर्जी इंटरेक्शन का दूसरा मोड था। किसी को याद हो तो एनर्जी इंटरेक्शन करने के 3 तरीके थे, वर्क इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन और मास इंटरेक्शन। अभी हमने वर्क इंटरेक्शन के बारे में देखा, अब मैं बात करने वाला हूँ हीट इंटरेक्शन के बारे में। हीट इंटरेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखवा देता हूँ, उनको बता देता हूँ क्या होते हैं, और प्रॉपर्टी डायग्राम में अगर ऐसा होता है तो किस तरह से आपको क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, उनको लिख लो, नोट करके लिख लेना, मेजर करके इधर देखना, नोट करके। क्या पॉइंट है कि सर नोट करके, पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखना कि फर्स्ट पॉइंट है ऑल लेफ्ट टू राइट प्रोसेसेस। इधर देखना, ऑल लेफ्ट टू राइट process on PV diagram represent the work done by the process, इधर देखते रहना, and vice versa।
इसको समझते हैं क्या मतलब है कि अगर कोई भी प्रोसेस लेफ्ट से राइट में मूव कर रही है पीवी डायग्राम में, कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने क्या है पीवी डायग्राम बना लिया, लो ये प्रॉपर्टी डायग्राम है, प्रेसेज वर्सेज वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। कोई भी प्रेसेज अगर लेफ्ट से, कोई भी प्रोसेस लेफ्ट से राइट मूव करेगी, क्या करेगी? लेफ्ट से राइट। मान लो ये पॉइंट था 1 और ये पॉइंट था 2, तो लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, कर गई। लो ये प्रोसेस हमारी 1 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि पूरी लाइन से बनाई है, ड्रॉ की है, ठीक है। क्वासी स्टैटिक, जैसे ही पूरी लाइन से जो भी प्रोसेस दिखाई दे जाए उसी को हम रिवर्सिबल बोल रहे थे, क्वासी स्टैटिक बोल रहे थे। हमने पहले लेक्चरों में डिस्कस कर लिया है। जिसने लेक्चर नहीं देखे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर 1 से स्टार्ट करें देखना प्लेलिस्ट में जाके, और फिर देखो आपको थर्मोडायनेमिक्स में मजा ना आ जाए तो मेरी गारंटी है मजा दिला दूंगा, इंटरेस्ट बना दूंगा। उसके बाद पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन आपको करना है। क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज लेके आएंगे, बट सारे क्वेश्चन हम तो डिस्कस नहीं कर सकते। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको सॉल्व करने क्लियर है, ठीक है। मैंने बोला अगर लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं हम, ये लेफ्ट है, इधर राइट में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो भी वर्क हुआ होगा, या तो वर्क इसने किया होगा या वर्क इसको मिला होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। तो अगर लेफ्ट से राइट जो मूव कर रही है वो वर्क कर रही होगी प्रोसेस, मतलब वर्क दे रही होगी हमको। इसका मतलब ये हुआ वर्क डन बाय द प्रोसेस हमको मिल जाएगा, बहुत अच्छी। और हम ये भी जानते हैं एरिया अंडर एनी प्रोसेस इज रिप्रेजेंट इन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटेड वर्क डन बाय द प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? तो हमको ये पता चल गया। लेकिन अगर प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाती, इधर देखना, अगर प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाती, इधर जाती, इसका मतलब वर्क इसने किया नहीं, इसको वर्क मिला होगा, किसी ने इसके ऊपर वर्क किया होगा। इसका वाइस वर्सा का मतलब ये है। क्या इतना क्लियर सबको? तो सीधा सीधा सिंपल मतलब है कि लेफ्ट से राइट अगर मूव कर रही होगी कोई भी प्रोसेस तो वो हमें वर्क दे रही होगी पीवी डायग्राम में, क्लियर है ना? और अगर वो राइट से लेफ्ट मूव कर रही होगी तो वो वर्क ले रही होगी पीवी डायग्राम में, क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ मैं, इधर देखना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसको मिटा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल द clockwise cycle in property diagram represent power producing cycle and anti-clockwise cycle, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या क्लॉकवाइज साइकिल इन प्रॉपर्टी डायग्राम रिप्रेजेंट पावर कंज्यूमिंग साइकिल। इधर देखते रहना, पावर कंज्यूमिंग साइकिल। और जिसको ये चीज़ें क्लियर हो गई, पावर प्लांट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी साइकिल को कैसे बनाना है। पावर कंज्यूमिंग साइकिल, इधर देखना। पावर प्रोड्यूसिंग का क्या मतलब है? जो पावर हमको दे रही होगी, पावर प्रोड्यूस कर रही होगी। पावर कंज्यूमिंग का मतलब है जो पावर क्या कर रही होगी? कंज्यूम कर रही होगी, हमसे ले रही होगी। जैसे मैं RAC की बात करता हूँ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में साइकिल्स होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो वो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो पावर लेती है, जभी तो रेफ्रिजरेशन चलता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है हम पावर सप्लाई करते तब चलता है, इसका मतलब पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ऐसी साइकिल हमें प्रॉपर्टी डायग्राम में ड्रॉ करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ हो रही होंगी, बहुत अच्छी। और साइकिल क्या होती है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आके सेम मैच कर जाए, उसको बोलते हैं साइकिल। फॉर एग्जांपल इधर देखना कि साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, देखते रहना। साइकिल, हम साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल वो होती है जिसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। वेरियस प्रोसेसेस हो सकती हैं साइकिल में, बट इनिशियल पॉइंट जो होगा जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं जाके आके ख़त्म हो जाएगी, उसको साइकिल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, देखना, लो गया, कर दिया, जा रहा हूँ। ये पॉइंट था हमारा 2, ये 1 पॉइंट था, ये 2 था। उसके बाद एक और प्रोसेस है जो वापस यहीं आ गई, लो आ गई। इसका मतलब ये क्या, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है कि स्टार्ट यहाँ से किया, वापस यहीं आ गया। क्या फील हो रहा है? क्लॉकवाइज है, बहुत अच्छे। तो ये जो भी साइकिल होगी क्या कर रही होगी? पावर प्रोड्यूस कर रही होगी, पावर प्रोड्यूसिंग है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। क्यों? कि एक क्लॉकवाइज है, बहुत अच्छे। अगर मैं इसी को, कोई भी प्रॉपर्टी डायग्राम हो सकता है, PV, TS, कुछ भी, HS, कोई सा भी प्रॉपर्टी डायग्राम है। अगर मैं बात करता हूँ यही कि मैंने बोला कि ऐसे जाना है मुझको, तो बोल दिया मैंने, मैं तो ऐसे जाना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, इस तरह गया, वैसे ही बना दे रहे कोई साइकिल, हमको पता नहीं क्या है। फिर मैं ऐसे आया, फिर इसके बाद ऐसे गया, फिर इसके बाद ऐसे गया, लो कुछ भी बना दिया।
क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था 1, फाइनल भी क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। ऐसी साइकिल को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कर रही होगी? पावर कंज्यूम कर रही होगी, कहीं ना कहीं से पावर ये ले रही होगी। बहुत बढ़िया, पावर कंज्यूमिंग साइकिल, क्योंकि क्या है? एंटी क्लॉकवाइज शो कर रही है प्रॉपर्टी डायग्राम में। हमको बस ये समझना है, ये मत पूछ लेना सर कौन सी साइकिल है, मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी हो सकता है। जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो हमें पहले साइकिल पता होनी चाहिए। अगर वो पावर प्रोड्यूस कर रही है तो उसे क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी डायग्राम में, अगर वो पावर कंज्यूम कर रही है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी डायग्राम में। क्या इतना क्लियर है? ये जिसको क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन तो चुटकियों में उड़ने वाले हैं। और एप्लीकेशन क्या है? पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी और जितने भी एप्लीकेशन है वो चुटकियों में उड़ेंगे, क्योंकि वहाँ सब साइकिल का खेल है। जिसको साइकिल समझ आ जाएंगी कि प्लस कब होती है, माइनस कब होती है, पावर कंज्यूमिंग कब है, पावर प्रोड्यूसिंग कब है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, प्रोसेस को ड्रॉ करना आ गया, सब कुछ खत्म, कहानी। बस बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ये बेसिक्स तो सीखना है, ठीक है? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, इधर देखते रहना। क्या मिटा दूँ? ये दोनों पॉइंट को मिटा दो, दोनों समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ सबको। तीसरा पॉइंट क्या है कि इधर देखो, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? एरिया इनक्लोज्ड बाय अ साइकिल इन पीवी डायग्राम। जहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वो याद रखना है, यहाँ पीवी डायग्राम मेंशन कर रहा हूँ तो पीवी डायग्राम की बात हो रही है। जब मैं प्रॉपर्टी डायग्राम लिखता हूँ तो इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है, टीएस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कोई सी प्रॉपर्टी का डायग्राम हो सकता है। हमने बोला एरिया इनक्लोज्ड बाय अ साइकिल इन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द नेटवर्क ट्रांसफर और नेटवर्क डन बोल दो, नेटवर्क डन बाय द साइकिल, नेटवर्क डन बाय द साइकिल। बहुत अच्छे, कि उस साइकिल के द्वारा कितना वर्क डन हमें मिला होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखना कि मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ, ये कोई प्रेशर और ये क्या है? कोई वॉल्यूम। बहुत अच्छे, मैंने बोला एक प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट हुई 1 से, कुछ ये प्रोसेस है 1 से स्टार्ट हुई 2 तक जा रही है, इधर गई 3 तक गई, इधर गई 4 तक गई और इधर गई ये इस तरह 4। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पावर प्रोड्यूसिंग है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर प्रोड्यूसिंग होगी क्योंकि क्लॉकवाइज है, और पावर प्रोड्यूसिंग इसका मतलब वर्क डन हमको प्रोड्यूस कर रही होगी। कितना वर्क डन प्रोड्यूस करेगी? नेट वर्क डन इतना होगा। हम तुरंत बोल देंगे जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इस साइकिल से, यही क्या है? नेट वर्क डन प्रोड्यूस। इधर देखते रहना, नेट वर्क डन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा इस साइकिल के द्वारा, क्योंकि पीवी डायग्राम में जो भी साइकिल एरिया इनक्लोज्ड बना रही होगी वो नेटवर्क ट्रांसफर शो कर रही होगी। द नेटवर्क डन बाय द साइकिल मत बोल देना, नेटवर्क ट्रांसफर बोल देना, नेटवर्क ट्रांसफर ऑफ द साइकिल का नेटवर्क ट्रांसफर होगा, चाहे वो प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे कंज्यूम कर रही होगी। कल को मैं इसी को क्या करता? वो क्या कर देता? एंटी क्लॉक बना देता। ये तो क्या अभी क्लॉकवाइज साइकिल है, सबको दिख रही है क्लॉकवाइज। मैंने बोला लो, मेरी तो इच्छा ये थी कि पीवी डायग्राम में मैं चाहता हूँ इस साइकिल को ऐसे बनाना। सेम साइकिल है बट मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। लो ऐसे जा रही है, अब कहता ना क्लियर है? 1 से 2 3 4 और हम तुरंत बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या कर रही होगी? पावर कंज्यूम कर रही होगी। पावर का मतलब क्या है? इधर देख लो, पावर क्या होती है? वर्क डन पर सेकंड। तो वर्क डन की बात हो रही है, ऑलमोस्ट पर सेकंड आ गया तो क्या है? 1 सेकंड में कितना वर्क डन क्या है? कंज्यूम किया है, उसे पावर बोल दे रहे हैं। तो वर्क डन क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। तो हम तुरंत बोल देंगे कि इसका जो एरिया होगा यही बता रहा होगा नेट वर्क कंज्यूम। क्या इतना क्लियर है? इसका जो एरिया यही क्या बता रहा होगा? नेट वर्क डन कंज्यूम। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई, हमने जो ऊपर पॉइंट लिखा है वो क्या पॉइंट है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय अ साइकिल इन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द नेटवर्क ट्रांसफर ऑफ द साइकिल। कि अगर ये कंज्यूम कर रही है तो कितना नेटवर्क कंज्यूम कर रही है, अगर ये प्रोड्यूस कर रही है तो कितना नेटवर्क प्रोड्यूस कर रही है। क्या क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मज़ा आ रहा है। इसी तरह से मज़ा लेते रहो, क्लियर है ना? ये सारे स्टेटमेंट लिखे रहते हैं किताबों में, नोट्सों में, बट एक्सप्लेनेशन भी चाहिए ना। तो एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, क्लासों में। समझ आ रही ना बात? ये ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा, क्या चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है वो समझ थोड़ी आता है। तो इसीलिए
थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो, फिर देखो कितना खूबसूरत बना देता हूँ। हर सब्जेक्ट को कितना खूबसूरत बनाएंगे और इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट को, फिर देखो कितना मज़ा आएगा। क्लियर है ना? वाकई में मज़ा तो आ रहा है बहुत लोगों को। जिनको मज़ा आ रहा है वो थोड़ा सा शेयर करो, औरों को भी मज़ा ले लेने दो। खुद ही मज़ा लोगे पूरे लॉकडाउन का। बोला सर क्या बोलते रहते हो, कोई बात नहीं, मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करूँगा हीट इंट्रैक्शन के बारे में। इधर देखना, हीट इंट्रैक्शन क्या है, देखते रहो। अब हम बात करने वाले हीट इंट्रैक्शन के बारे में, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। और सब जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी। इधर देखते रहो कि मैं बात कर रहा हूं हीट इंट्रैक्शन के बारे में, बहुत शानदार हीट इंट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट क्या है। हम बोल देते हैं हीट जो है, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी। क्या है, एक एनर्जी का क्या है, तरीका है। हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी which occurs by virtue of या फिर बोल देना which transfer by virtue of temperature difference। इधर देखते रहना। हमने बोला, क्या बोला कि हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहाँ से हमको हीट ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा होगा कि एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही होगी जो हीट की फॉर्म में क्या कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे हीट इंट्रैक्शन देखना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा। कैसे? इधर देखते रहना कि देखा होगा, क्या देखा होगा कि अगर गैस के पास हम खड़े होते हैं, किसके पास, गैस के पास, जल रही है ना गैस, और गैस अगर वो जल रही है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है। बहुत बढ़िया। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? अगर हम गैस के पास खड़े होते हैं थोड़ा बहुत फील होता है, थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है नहीं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूँ, टेम्परेचर फ्लेम क्या कर दूँ, बहुत हाई कर दूँ, तो हमको उसका फीलिंग दिखाई दे जाएगा कि हाँ अब हमको फील होने लगा है, कुछ ना कुछ हीट हमको फील हो रहा है, गर्माहट फील हो रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही हीट ट्रांसफ़र होगा या फिर हीट इंट्रैक्शन होगा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, क्यू से इंडिकेट करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूँ तो चेंज इन हीट की बात कर रहा हूँ, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो क्या होगा, हम तुरंत बोल देंगे डेल क्यू। अब ये डेल क्यों आया अभी बताऊंगा, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बताऊंगा। अभी डेल लिख देते हैं क्योंकि ये भी पाथ फंक्शन होता है, और ये पाथ फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इसलिए डेल क्यू लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से प्रूव करेंगे कि ये पाथ फंक्शन कैसे है। अभी मान लो ये क्या पाथ फंक्शन है, इसीलिए मैं डी नहीं ले रहा, डेल ले रहा हूँ। ठीक है, डेल क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि भाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हमें हीट दिखाई दे रही है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब बोलोगे सर और क्या होता है, कुछ हीट और किसी पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। एक होता है मास, कि अगर मैं थोड़ा सा मास जलाऊंगा, देखना थोड़ा सा मैंने मास जलाया, थोड़ा सा कोयला जला लिया मान लो, क्या उससे ज़्यादा हीट हमको फील होगी? या फिर मैंने बहुत बड़ा मास जला दिया, मीन्स किसी घर में आग लग गई, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट फिर भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम तो, क्लियर है ना, रियल लाइफ में कि देखा होगा किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? बहुत बड़े मास में आग लगी है, इसका मतलब मास बहुत ज़्यादा था, तो हीट ट्रांसफ़र भी हमको ज़्यादा मिल रहा है, हीट का फीलिंग जो था हमको ज़्यादा मिल रहा है, गर्माहट फील ज़्यादा हो रही है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो ट्रांसफ़र है, हीट इंट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास भी है। बहुत अच्छे, क्लियर है? तो मैं इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से ये लिख सकता हूँ, जो डेल क्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम इंटू डेल्टा टी होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो डेल क्यू इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं सी, एम सी डेल्टा टी लिख देंगे। ये हो गया हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, हीट इंट्रैक्शन का फॉर्मूला। दुनिया जहाँ में कहीं भी चले जाओ, एम सी डेल्टा टी होता है, मास बता दो, और ये सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस जहाँ से हमको हीट मिल रही है। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया स्पेसिफिक हीट क्या है, बस यही जानना जरूरी हो गया, स्पेसिफिक हीट क्या है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये अंदाज बता दे क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत बढ़िया।
ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट ट्रांसफर हो रही है तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर होगा कुछ। मान लो सिस्टम क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग कितने पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट, तो क्या 100 और 25 के बीच में डिफरेंस नहीं 75 डिग्री का, तो हीट हमको ट्रांसफर होगा 100% होगा। अगर मैं बोल दूं सिस्टम हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग तो फिर भी 25 पे है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर, हीट इंट्रैक्शन। बहुत बढ़िया, हमको पता चल गया, जितना बड़ा मास उतना ही ज़्यादा हीट इंट्रैक्शन। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट बहुत शानदार। तो मैं यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले से क्या करना चाहता हूँ, दूरबीन लगा के देखना चाहता हूँ। दूरबीन क्या बोलेगी कि C इक्वल टू सर क्या मैं m डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, मैं लिख सकता हूं डेल क्यू अपॉन m डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, हम तुरंत बोल देंगे सर ये तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आ गया। अब कर क्या रहे हो स्पेसिफिक हीट, कि सर ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, बात तो बराबर है। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट है क्या। क्या ये Q जो था मोड ऑफ एनर्जी था, एक एनर्जी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यूनिट मास में कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, कब तक करूँगा, जब तक उस यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ नहीं जाता। तो जितनी हीट हमने सप्लाई की वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट। इधर देखना कि स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, इज द अमाउंट ऑफ हीट, और इसे मैं ब्रैकेट में एनर्जी लिख दूं क्योंकि हीट इज अ मोड ऑफ क्या है, एनर्जी। स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ यूनिट मास, एक यूनिट मास में सप्लाई कर रहे हैं, टू अ यूनिट मास टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, ये है हमारी डेफिनेशन कि स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ यूनिट मास टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कि अगर मैं एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं तो उसमें कितनी हीट सप्लाई करूं, उसी हीट को बोले स्पेसिफिक हीट। क्या इतना क्लियर? अब ये जो स्पेसिफिक हीट होती है दो तरह की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं सर। अब जो स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है वो क्या होगी, एक तो होगी कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमने वहां देखा था एडियाबैटिक इंडेक्स देखी थी गामा, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट था, बिल्कुल था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम था। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हीट इंटरेक्शन तो हमारा चल ही रहा था, इसमें देख रहे हैं हम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी बोल दो या फिर डेल Q बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल मत देना सर डेल Q क्यों नहीं लिया। डेल Q मतलब चेंज इन हीट ट्रांसफर, Q मतलब कितना हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्या हीट की यूनिट क्या होती है, किलो जूल मान लो या जूल मान लो। ज़्यादातर मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में किलो जूल में डील करेंगे तो किलो जूल, मास की kg और टेम्परेचर की केल्विन। तो क्या यूनिट इसकी आ गई हमारे पास किलो जूल पर kg केल्विन। बहुत बढ़िया, मीन्स 1 kg मास के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर अगर उसका बढ़ाना है तो कितनी हीट सप्लाई करें, किलो जूल, उसी को बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट। और ये स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, दो तरह की क्या है कि एक होता है Cp, एक होता है Cv। बहुत शानदार, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत बढ़िया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बहुत अच्छे। और ये जो होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट, मजा आ गया। ठीक है, अब हमको समझना है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट Cp Cv, इनमें से बड़ा कौन सा होता है। तो मैं ये लिख रहा हूं देयरफॉर क्या हियर, क्या हियर Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। पहली चीज, स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वाई, कैसे, क्यों, ये भी पता करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए जब मैं गामा की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, गामा क्या होता है Cp अपॉन Cv। बहुत अच्छे, और इनका जो डिफरेंस होता है Cp माइनस Cv, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है हमेशा फॉर एवरी गैस के लिए, जिसे R बोलते हैं। इस इक्वेशन को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। इन सबको मैं प्रूव करूँगा लेकिन टाइम आने पर, क्योंकि इनमें जब मैं प्रूव करने जाऊँगा तो यहाँ इंथैल्पी के यूज आएंगे। समझना बातों की गहराई को समझो कि जब मैं इस इक्वेशन को यूज
प्रूफ करूँगा तब यहाँ पे कुछ इंथैल्पी जैसे टर्म आते हैं, पहले वो इंथैल्पी पता होना चाहिए। तो जब हम इंथैल्पी पढ़ लेंगे, सब चीज़ें पढ़ लेंगे, तब प्रूफ करेंगे। इसको नाम अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, एक ही साथ डिस्कशन हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं CP/CV का रेशियो देखता हूँ, ये कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स गामा। क्लियर है ना? अगर मैं CP-CV करता हूँ, ये कोई कांस्टेंट आता है R, ये होता है गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। क्लियर है ना? मेयर्स इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको सबको प्रूव करेंगे। पहले तो ये ज़्यादा जरूरी हो गया जानना कि वाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बताओ सर। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लूँगा और इसी को प्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर। और ये अभी हम देखते रहेंगे, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मज़ा आने वाला है। कि मैं बात कर रहा हूँ, एक बार कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की। मीन्स हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, एक जगह ले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर, और एक जगह हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की। समझते रहना चीज़ों को, बहुत मज़ा आने वाला है। कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ले लिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहाँ पे भी सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लूँ, साथ ही साथ दोनों का मजा लेते रहो। ये सिलेंडर है, इसमें कोई पिस्टन होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये भी क्या है, सिलेंडर है, इसमें भी पिस्टन होगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। अगर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है तो ये पिस्टन मूव नहीं करना चाहिए, तभी कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। बहुत अच्छी। मैंने दोनों में क्या किया, मेरी तो ये इच्छा थी कि दोनों में एक गैस भर देता हूँ। लो भर दो, भर दी गैस। गैस भरने के बाद पिस्टन अपनी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे रखी, ठीक है। दोनों चीज़ें हम सेम लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। देखते रहना, फीलिंग आ जाएगी सबको। और फीलिंग आ गई तो वाकई में, अगर फीलिंग आ जाए तो क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। बोलो सर ये तो गलत बात है, कोई बात नहीं, जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, फिर बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने लिए तो कम से कम एटलीस्ट कर लो। किसी दूसरे की हेल्प ज़िंदगी में कभी की नहीं, अपनी तो कर लो एटलीस्ट। क्लियर है ना? दूसरे की हेल्प तो तब बोलते हैं कि हम सर पढ़ भी नहीं रहे, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहते। जैसे हमने किया है लॉकडाउन में, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास कोई रोजी रोटी नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारी जगह से क्या है, काम वाम छोड़ रखा है, बट अगर हम चाहते तो आराम कर सकते थे। आराम नहीं फरमाना है, समझ आ रही ना? दूसरों की हेल्प कर लो। सब लोग मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो क्या करो, जो आपसे जितना हेल्प बनता है उतना हेल्प कर लो। क्लियर है ना? तो कहीं ना कहीं आपको भी भगवान हेल्प करेगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इधर देखते रहना कि ये सिलेंडर, ये पिस्टन, बहुत अच्छी। इसको अगर कांस्टेंट वॉल्यूम करना है, इसका मतलब पहले हमने इसमें कुछ मास भर दिया, मान लिया मास, और मैंने मास बोल दिया 1 kg है। मास क्या है, 1 kg, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी मास क्या है, यूनिट। मास क्या है, यूनिट। यूनिट बोल दो, 1 kg बोल दो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है, यूनिट। यूनिट मास की बात चल रही है, ठीक है। मास दोनों में यूनिट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टॉपर लगा देता हूँ, ताकि ये मूव ना करे। बहुत अच्छे। अगर मूव कर गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, स्टॉपर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉपर नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखना है, वॉल्यूम मेंटेन नहीं रखना है। बहुत अच्छे। अब मैं दोनों को धीमे धीमे क्या करूँगा, धीमे धीमे क्या लगाऊंगा, आग लगाऊंगा। मत आग मत लगाओ सर, जल जाएंगे। जलने दो, जलेंगे तभी तो मज़ा आएगा। वाह, इधर देखते रहो कि मैंने एक क्या लिया, बर्नर लिया, बहुत शानदार सा बर्नर है, सबको दिखाई दे रहा होगा। आए है, लाल बर्नर है, लाल कर देगा इसको जला के। लो, और ये भी एक बर्नर यहाँ पे ले लिया, और शानदार यहाँ पे भी बर्नर हमने सप्लाई किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट सप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हीट सप्लाई हो रही। क्यों? यहाँ से भी कुछ ना कुछ हीट सप्लाई हो रही है। क्यों? बहुत शानदार कंसेप्ट। कब तक सप्लाई करना है सर? हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP बोलूँगा, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV बोलूँगा। बहुत शानदार। कि सर अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक हीट हमने देखा, 1 यूनिट मास लो, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, उसको गर्म करो। कब तक गर्म करो? जब तक इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ जाता। बहुत बढ़िया। तो हमने गर्म किया और हमने देखा यहाँ टेम्परेचर जो था, डेल्टा T जो था, वो हमको ऑब्जर्व हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे। यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, यूनिट डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, फील करना जब मैं यहाँ पे हीट ऐड करूँगा, ये जो हीट ऐड कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा हूँ, देखते रहना। और यहाँ पे जो हीट ऐड कर रहा हूँ ये क्या कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहा हूँ, देखते रहो। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है
कि जब मैं यहाँ पे हीट ऐड करूँगा तो जितनी भी हीट है इसके मॉलिक्यूल्स में जाएगी, और मॉलिक्यूल्स में जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब ये मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल है, जब इनको गर्म करेंगे, गैस मॉलिक्यूल का किसी को भी गर्म करो क्या उछलने लगता है, बहुत बढ़िया सर। और अगर इनको भी अगर हम गर्म करेंगे तो ये भी उछलने लगेंगे, और जैसे ही उछलने लगेंगे एक दूसरे से टकराएंगे, और जैसे ही टकराएंगे तो क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा। मोमेंटम क्रिएट होगा तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन गया कहाँ, कहीं नहीं गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा। बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना। इसका मतलब अगर मैं इसमें हीट अप्लाई कर, इसमें हीट देता हूँ तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है, एनर्जी इंक्रीज होगी, वो हीट इंक्रीज कर देगी। बहुत अच्छे, और हीट इंक्रीज की और कहीं एनर्जी जा रही है कि नहीं जा रही, बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट, इधर देखना। इसका मतलब जितनी भी हमने हीट सप्लाई की वो डायरेक्टली टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम में। बहुत बढ़िया। अब आ जाता हूँ मैं कांस्टेंट प्रेशर। सर मैं ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये मूवेबल है, ऊपर से रोक नहीं रखा, इसको तो रोक रखा था इसलिए जा नहीं पा रहा था, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अब जैसे ही मैंने यहाँ हीट सप्लाई की तो इनके मूवमेंट होंगे, देखो ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, इसका मूवमेंटम होगा। मूवमेंटम होगा तो क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो है ये पिस्टन थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हो जाएगा, हो गया, कितना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, इसको जब हम हीट दे रहे थे ये क्या है, थोड़ा सा वर्क हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, तो इसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, तो हम बोल देंगे पीडीवी वर्क किया होगा, डिस्प्लेस वर्क, पीडीवी वर्क। और इसी का दूसरा नाम था डिस्प्लेस्ड वर्क। बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना, डिस्प्लेस्ड वर्क। इसका मतलब जब मैंने जो हीट सप्लाई की, ये हीट सप्लाई कुछ ना कुछ वर्क में चली गई, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर बढ़ने वाला था वो तो कम बढ़ा होगा, हमको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ। एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन क्या है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू अचीव 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन बोथ द केसेस। टेम्परेचर इन बोथ द केसेस। क्या मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो ताली नहीं ठोकनी है, लाइक ठोकना है। बहुत बढ़िया। टू अचीव 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन बोथ द केसेस, ठीक है। मैं तुरंत बोल दूँ QP इज ग्रेटर देन क्या हो गया, QV हो गया। बहुत शानदार। क्या मैं जानता हूँ C इक्वल टू होता है Q/M इंटू डेल्टा T। बहुत बढ़िया। M यहाँ पे यूनिट है, दोनों के केस में यूनिट है। टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें तो दोनों में सेम है। क्या मैं बोल दूंगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दिख रहा है। और अगर QP इज ग्रेटर देन QV है, कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ CP इज ऑल्सो ग्रेटर देन CV होगा। बहुत शानदार कंसेप्ट। और जो हीट हमने सप्लाई की यहाँ पे, जो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट सप्लाई की, वो कहाँ, 2 जगह काम आ रही है। इधर देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। SSC JEE में 3 बार यही क्वेश्चन पूछा गया, घुमा फिरा के, लैंग्वेज को घुमाता है और यही क्वेश्चन को पूछता है कि जो कांस्टेंट प्रेशर में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या काम करती है। एक तो वर्क PdV वर्क देती है, और एक क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, जिससे हमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट मिलता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में ओनली इंक्रीज इन टेम्परेचर, मींस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, नो PdV वर्क। क्या कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छे। तो बोलेगा क्या, बोले क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं घुमा के, कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 4 ऑप्शन दे देगा। एक्स्ट्रा जो हीट है वो कहाँ गई, वर्क प्रोड्यूस किया, टेम्परेचर प्रोड्यूस किया, क्या किया, तो वर्क प्रोड्यूस किया। क्लियर है ना। इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम कैसे भी क्वेश्चन घुमा के देगा हम कर लेंगे। क्या मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो क्या लाइक तो ठोकना है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने देख लिया वाई CP इज ग्रेटर देन CV। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट इंट्रैक्शन क्या होता है, हीट इंट्रैक्शन का फॉर्मूला देख लिया। तो मैं तुरंत लिख सकता हूँ, इधर देखना, तुरंत क्या लिख सकता हूँ, मिटा दूँ अब इसको, बिल्कुल मिटा दूँ सर, हमको समझ आ गए सारे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल समझ आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। फिर भी दिक्कत है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझो। फिर दिक्कत है, फिर बैक करके दोबारा से समझो। ज़िंदगी भर समझते रहो तब तक समझ में ना आए। फिर भी नहीं समझ आ रहा, बंद कर दो, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा, दिमाग कहीं किसी और में लग रहा है। दिमाग लग रहा होगा लॉकडाउन कब खत्म हो, पिकनिक मनाने जाए, घूमने जाए, मूवी देखने जाए। कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा रहा लॉकडाउन लग गया। क्यों, पढ़ाई करेंगे बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तैयारी हो जाएगी। इधर देखते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि हीट इंट्रैक्शन अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखना चाहता हूँ, अंदाज बता देगा। लोग हीट इंट्रैक्शन की बात हो रही थी, हीट इंट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। हीट इंट्रैक्शन अगर मैं लिखना चाहता हूँ हीट इंट्रैक्शन डेल Q,
प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं लिख दूँ मास होगा कुछ, स्पेसिफिक हीट Cp होगी, डेल्टा T होगा, आराम से लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मैं लिखता हूँ मास होगा, Cv कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट होगी, डेल्टा T होगा, और ये हो गया हमारा हीट इंटरेक्शन। बहुत अच्छे। अभी मैंने लिखा था, इधर देखते रहना, गामा इक्वल टू कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको डायरेक्ट लिख लो, Cp इक्वल टू Cv, ठीक है। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे हम गैसेज की बात हो रही है, थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द आइडियल गैस, सब जानते हैं डील्स विद द आइडियल गैस, कि थर्मोडायनामिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, गैसेज के बारे में बात करते हैं, गैस का टेम्परेचर क्या होगा क्या नहीं होगा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, फॉर नॉन मोनो एटॉमिक गैसेज की बात करेंगे पहले, मोनो एटॉमिक गैसेज, एटॉमिक पता नहीं क्या लिख जाता है, फ्लो में समझ ही नहीं आता क्या लिख जाते हैं, फॉर नॉन मोनो एटॉमिक गैस। मोनो का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल हो जिसमें, और नॉन मोनो का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो ऐसी गैसेज के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इसका Cp भी इंक्रीज होता है और इसका Cv भी इंक्रीज होता है सेम अमाउंट से, क्लियर है ना। लेकिन गामा क्या हो जाता है, Cp/Cv होता है, और अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे, देखो तो ये क्या हो जाता है, सेम अमाउंट से इंक्रीज होंगे, तो गामा क्या हो जाएगा, गामा डिक्रीजेस। बोलो सर कैसे हो गया, इधर समझो, ये डायरेक्टली पूछता है, देख लो इधर देख लो, डायरेक्टली पूछता रहता है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं नोट्स में ऐड करा दे रहा हूँ, इसको लिख लेना नोट करके, क्लियर है कि मैंने बोला Cp और Cv टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों क्या हो रहे हैं, सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स रेशियो भी इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं कोई रेशियो लेता हूँ, मान के चलो 4/3 रेशियो ले लिया, क्लियर है। 4/3 की वैल्यू कोई बताएगा, अंदाज बता देगा 1.333 आ रही होगी, बहुत अच्छे। मैंने बोला इन दोनों को ऊपर नीचे सेम अमाउंट से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो 4 में 1 जोड़ दिया सेम अमाउंट से, 3 में भी 1 जोड़ दिया, बहुत अच्छे। क्या यह 5/4 बन गया, बहुत बढ़िया बन गया सर। और 5/4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 1.25 आ जाएगा, कि नहीं आएगा। देखो 4 एकम 4 बचे कितना, 1 4 दूनी 8 8 4 5 20, ठीक है 1.25। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म क्या हो गया, घट गया, इसका मतलब गामा भी क्या हो गया, घट गया। यहाँ से समझ सकते हैं चीज़ों को, बस और कुछ नहीं। याद रखना है कि फॉर नॉन मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस का, तो Cp Cv दोनों बढ़ेंगे सेम अमाउंट से, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और Cp - Cv जो होगा, ये तो कांस्टेंट होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। Cp - Cv क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, मीन्स इनका डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ डायग्राम में, इधर देखना, यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यह क्या है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे Cp और Cv है, बहुत बढ़िया, दोनों हैं, दोनों भाई हैं, बैठे हैं एक साथ। अब मैंने बात की कि Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, तो ऊपर ग्राफ बन रहा होगा इसका, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लो ये कुछ ऐसे बढ़ गया ना, टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ भी कर्व होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Cv ये भी बढ़ रहा है, लो बढ़ रहा है, लेकिन Cp क्या था, ज़्यादा था Cv से, तो ऊपर ड्रॉ कर लिया, और इनके बीच में जो भी गैप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो R रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह से हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसका डायग्राम है, नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस, नॉन मोनो एटॉमिक गैस। कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, इधर देखते रहना। अब हम बात करते हैं क्या कि सर अगर मोनो एटॉमिक गैस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ना तो क्या है Cp बढ़ता है, ना Cv बढ़ता है, ना गामा में कोई चेंज होता है, वो वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इनको क्या रखना है, याद रखना है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, इधर देखते रहना, लो मिटा दो, यहाँ लिख लेना, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, इसको भी मिटाओ। फॉर मोनो एटॉमिक गैस अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो Cp एंड Cv रिमेन सेम रहेंगे, बहुत अच्छे। और Cp एंड Cv अगर रिमेन सेम है तो गामा भी क्या होगा, सेम रहेगा, बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, कभी अगर आ जाता है तो नोट कर लेना, बस ऐड कर लेना इनको, एक आध बार कभी पूछ लेता है, ES में पूछ लेता है। ES में क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, वहाँ एक आध स्टेटमेंट ऐसे डाल देता है। यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Cp भी सेम होगा, Cv भी सेम होगा, टेम्परेचर का चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पर Cp Cv क्या कांस्टेंट, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी वो तो R होगी। ये Cp है हमारा, ये क्या है Cv, और मैं तुरंत लिख दूँगा Cp - Cv इक्वल टू क्या है, R। ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है ये, गैस कांस्टेंट, क्लियर है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पे गामा की कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज करनी होती है, इधर देखना। गामा की फिक्स वैल्यू क्या है, इधर देखते रहो कि अगर मैं बात करता हूँ क्या मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, डाई एटॉमिक के लिए क्या होती है, और क्या पॉली एटॉमिक के लिए क्या होगी। मीन्स दो से अधिक एटम जिसमें प्रेजेंट हो गैस में, दो से अधिक मॉलिक्यूल्स जिस गैस में प्रेजेंट हो उसकी क्या होगी। इधर देखते रहना कि गामा की वैल्यू ऑफ गामा, गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। इधर देखना फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये डायरेक्टली यूज होते हैं रिजल्ट। मोनो एटॉमिक गैस जो गामा होगा वो होता है 1.667, क्लियर है ना, जो ये होता है, ठीक है। दूसरा फॉर डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस जो गामा की वैल्यू होती है 1.41 होती है, ठीक है। फॉर पॉली एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस जो गामा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.33 समथिंग, घटती जाती है, क्लियर है ना। अगर ये भी ना हो पता हो उसके बाद वो बोल देता है कि गैस के बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। गैस में 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो दे देता है। इफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मेंशन्ड, इधर देखना, इफ़ मैं बात कर रहा हूँ एन क्या है यहाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द एटम्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द एटम्स ऑफ गैस, तब गामा कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो गामा इक्वल टू 1+2/n, इससे हम गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मार्क करके रख लेंगे। क्या इतना क्लियर है, मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। हमने देख लिया हीट इंटरेक्शन, आइडियल गैस के बारे में देख लिया, आज आइडियल गैस की इक्वेशंस के बारे में देख लिया, और फॉर वेरियस प्रोसेसेस हमने हीट इंटरेक्शन के बारे में कंसेप्ट देख लिया। हीट इंटरेक्शन में जो स्पेसिफिक हीट आ रही है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो भी चेक कर ली सर। मज़ा आ रहा है, देखो बहुत फ्लो बढ़ रहा है। आज तो मन कर रहा है पढ़ाते ही रहें, क्या पढ़ाते रहेंगे तो क्या लोग पागल हो जाएंगे, सर अब बंद कर दो। वैसे भी हमने टाइम एक्सटेंड कर दिए। आज जो हमने देखा उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा से देख लेना, 100% समझ आ जाएगा। बट आपको मेहनत करनी है, आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। हम यहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका समय बच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करो। क्लियर है ना। मैं तो लोगों को यही बोलूँगा कि अभी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोशिश ना करें। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। नोट्स के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, ये जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ये वही नोट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर साल यहाँ से रिपीटिव क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट को बस लैंग्वेज में घुमाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम रहती हैं। कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बदल जाएगा, उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल देगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है वो तो जो सदियों से चला आ रहा है वो सदियों तक चलता रहेगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए नोट्स के कंसेप्ट को डीपली समझो और नोट्स को बार बार पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएं। यही सिलेक्शन की तरफ जाता है, ये पाथ जो है सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो ये किताब पढ़ लूँगा, वो किताब पढ़ लूँगा। जो लोग किताब पढ़ने लग गए आज की डेट में, वो तो पहले ही बर्बाद थे वो आज भी बर्बाद हैं। क्यों? किताब पढ़ने लायक समय कहाँ है? 6 महीने हमें पढ़ाई करनी है, 6 महीने में हमको एग्जाम क्रैक करना है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने एक किताब लेके बैठ जाओगे, 6 महीने में एक किताब पढ़ी जाती है ओनली। यहाँ 14 15 सब्जेक्ट के कंसेप्ट भी पढ़ने, समझना भी है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन भी लगाने, टेस्ट सीरीज भी देनी। हो क्या गया सर? कोई बात नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स बनाओ अपने, इन नोट्स को बार बार पढ़ो, कंसेप्ट को समझो। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती होगी तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं तो हाँ ये मान लो कि इस तरह से हो रहा होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% सबको यही मान लो इस तरह हो रहा होगा। बाकी के 90% कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। कुछ ऐसा हो जाता है किसी को कोई कंसेप्ट समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता, किसी का दिमाग कैसे घूमता है, किसी का दिमाग कैसे घूमता है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात कर देता हूँ कि मैंने नंबर दे रखा है अपना, डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर देख लेना। पेटीएम भी कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, भीम पे कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो यूपीआई से कर सकते हो पेमेंट। क्लियर है ना। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे, और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो भी पैसा आएगा मैं उसमें, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, जो भी पैसा आ रहा है मैं उसका कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला। जितना भी जिसका पैसा आएगा उसको मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करूँगा। क्लियर है ना। हाँ, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा आ गया तो हम डिजिटल बोर्ड भी खरीद सकते हैं, प्रोजेक्टर भी खरीद सकते हैं। पहले हमारा प्रायोरिटी होगा कि बोर्ड को एक्सटेंड करना है,
अगर डिजिटल बोर्ड आ गया फिर तो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, फिर तो क्या है स्लाइड में चलता है सब कुछ। एक पेज निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा, मिटाने की भी जरूरत नहीं। बोर्ड अगर हमने बढ़ा ले लिया तो उसे मिटाते ही रह जाएंगे बीच बीच में, क्लियर है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कॉन्ट्रीब्यूट करो। मैं मांगता भी नहीं, किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन लेता भी नहीं। यहाँ पे 3-4 महीने से क्या है सब कुछ काम बंद चल रहा है, तो फाइनेंस का क्या सिस्टम गड़बड़ा गया, सबको पता है। जो लोग समझदार भी हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है क्या चल क्या रहा है, क्लियर है ना। तो जो चल रहा है उसे समझो और चीज़ों को क्या करो, स्मूथली चलने दो। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो। 500-1000 रुपये में कोई बहुत गरीब नहीं हो जाएगा। इतना तो कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा ही दिया होगा, कम से कम 5-10 हज़ार का तो कंटेंट प्रोवाइड करा दिया होगा। कोचिंग के हिसाब से बात करो तो फिर भी मैं किसी से कोचिंग या फिर सब्जेक्ट का एक पैसा नहीं लूँगा एट द एंड तक। जिस दिन एक रुपया भी ले लूँ सब्जेक्ट का, उस दिन बोलना कि सर आपने सब्जेक्ट की फीस रख दी, क्लियर है ना। फीस कुछ नहीं होगी, सब कुछ फ्री चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे, थर्मोडायनामिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी देखते रहो। बहुत से लोग क्या है थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर आ गए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखना बंद कर दिया। लुढ़क जाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, लुढ़क जाओगे, संभल भी नहीं पाओगे। सारे सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलना है। कल को हो सकता है मैं 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँ, कल को हो सकता है 4 सब्जेक्ट के लेक्चर आए। इसका मतलब ये हुआ हमको पैरेलली सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, इक्वल प्रिपरेशन करनी है, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया है लेक्चर का टाइम, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।